लास्ट क्लास में हमने क्या अटेंड करा था आपके पास? मुस्लिम आक्रमण आपके पास 3 भारत में हमने देखे थे। सबसे पहले हमारे पास किसका आया था? मोहम्मद बिन कासिर का, दूसरा था मोहम्मद गजनवी का और थर्ड था हमारे पास मोहम्मद गौरी। आज हम करने जा रहे हैं, गौरी आता है तराइन का प्रथम युद्ध लड़ता है किसके खिलाफ? पृथ्वीराज चौहान में, इसमें वो हार जाता है। सेकेंड युद्ध भी फिर से आपके पास तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1192 में होता है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी। और इसमें कौन विनर होता है आपके पास? मोहम्मद गौरी। तो उस टाइम पे एक प्रथा बहुत ही विख्यात थी, प्रथा का नाम था गुलाम वंश। आपके पास गुलाम प्रथा चलती थी, ठीक है। तो वैसे इसके कोई पुत्र नहीं थे, अपनी पुत्री को अपने गुलामों के साथ करवाता है और एक एक प्रांत अपने गुलामों को ये दे देता है। तो आपके पास जो दिल्ली में इसने अपना पृथ्वीराज चौहान से जो जीता था क्षेत्र, वो किसको दे दिया? इसने अपने ही एक गुलाम को। गुलाम का क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसी तरह से आपके पास आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत। हेडिंग डालेंगे आज सारी, क्या है आपके पास? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम बात करते हैं तो आपके पास इसमें लिख लो, दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 राजवंश रहे, 5 वंशों ने शासन किया है। 5 वंश इसमें आपके पास चले हैं। इंपॉर्टेंट है, वंश पूछे जाते हैं, वंश के संस्थापक पूछे जाते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया था? दिल्ली को किसने जीत लिया? मोहम्मद गौरी ने। खुद उसने शासन नहीं किया, वो क्या गया? जीत के वापिस चला गया और अपने गुलाम को दे दिया। तो पहला वंश जो यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है उसका नाम था गुलाम वंश। हेडिंग डालेंगे आपके पास, पहला वंश आपके पास चला यहाँ पर गुलाम वंश। और नेक्स्ट आपके पास गुलाम वंश के संस्थापक, यहीं से आपके पास क्वेश्चन आ गया। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के संस्थापक। दूसरा आपके पास इसी में आता है, गुलाम के बाद खिलजी वंश। बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हो। कौन सी मूवी में थे खिलजी? पद्मावत। खिलजी वंश, उसमें खिलजी का वर्णन आपको देखने को मिलता है। खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो थे कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट तीसरे वंश आता है आपके पास तुगलक वंश। और तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट आता है आपके पास चौथा सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक थे खिजर खां। और लास्ट आपके पास जो 5वां वंश यहाँ पर चलता है वो आपके पास लोधी वंश। लोधी वंश, और लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। इंपॉर्टेंट है आपके पास, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से मिलते हैं आपके पास कि दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंशों ने शासन किया है? 5 वंशों ने शासन किया है। सबसे पहले आपके पास आएगा गुलाम वंश। अब देखो इसी वंश को आज हम डिटेल में आपके पास करने जा रहे हैं। गुलाम इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के गुलाम ने इस रियासत को लिया था। तो आपके पास ये कौन सा वंश हो गया? गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा वंश आपके पास आता है खिलजी वंश। यानी कि मतलब अगर वंश को हम रिप्लेस करने की बात करते हैं तो हमने मध्य में भी यही देखा था कि एक वंश के बाद दूसरा वंश आ रहा था, है ना? आ रहा था ना। मौर्य के बाद आपके पास नेक्स्ट वंश चले हुए थे, सातवाहन वंश, वैसे ऐसे रिपीट होते। तो वो क्या रहा था कि इन्हीं के सेनापति या इन्हीं के कोई भी नियर बाय जो होते थे उनको अयोग्य मानते थे और उनको मार के अपना वंश स्थापित करते थे। सेम आपके दिल्ली में भी देखने को मिलता है। गुलाम वंश इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक के संस्थापक है। खिलजी वंश में आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट राजा नहीं रहे, 2 ही राजा रहे हैं इसमें।
जलालुद्दीन खिलजी जिसके संस्थापक है। तुगलक वंश काफी लंबा वंश आपके पास चला है। गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक है। सैयद वंश के खिजर खां और लोदी वंश के बहलोल लोदी। लोदी वंश के अंतिम राजा आते हैं आपके पास इब्राहिम लोदी, जिनके साथ मुगल युद्ध करते हैं और फिर आपके पास मुगल सल्तनत चलती है। ठीक है, मुगल ही बैठे थे दिल्ली में भी, तो आपके पास मुगलों में आ जाता है। तो अंतिम युद्ध, ये अंतिम वंश आपके पास कौन सा रहता है? लोदी वंश। आज का आपका टॉपिक क्या रहेगा जो हम मेनली डिटेल में करेंगे? गुलाम वंश को हम डिटेल में देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट राजा कौन से रहे। इसमें आपको गुलाम ज्यादा देखने को मिलेंगे और तुगलक ये ज्यादा लंबे शासन पीरियड पर रहे हैं, बाकी आपके पास ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुक पाएंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे गुलाम वंश गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। लिख लो, गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। यहीं पे हम साथ में भी इसको ऐड कर लेंगे। ये संस्थापक थे और अंतिम राजा जो हम गुलाम वंश के देख लेंगे वो कौन है आपके पास? क्यूमर्श। क्यूमर्श इसके अंतिम राजा। वन लाइनर क्वेश्चन हम देखेंगे, डिटेल में पहुंचेंगे क्यूमर्श तक। इसके बीच में कौन कौन से शासक हुए पर्याप्त में देख लेना, क्योंकि पहला और अंतिम आपके पास इंपॉर्टेंट होता ही है। गुलाम वंश की स्थापना लिखेंगे 1206 से लेकर 1290 तक आपके पास कौन सा वंश चलता है? 1206 से लेके 1290 तक आपके पास गुलाम वंश सत्ता पे रहता है। इसके जो पहले राजा थे कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अब देख लो, कुतुबुद्दीन ऐबक से आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये अपने आप को राजा नहीं मानते थे, ये किंग नहीं मानते थे, ये अपने आप को क्या रखते थे? गुलाम। इन्होंने उपाधियां धारण कौन कौन सी की थी? तो लिख लेंगे, इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था हातिम। हातिम उपाधियां देख लेंगे आप, उपाधियां इंपॉर्टेंट है। हातिम वो आपके पास शो भी आता था ना पहले। हातिम, लाख बख्श। लाख बख्श की उपाधि इन्होंने धारण की थी क्योंकि अपने आप को बहुत दयालु रखते थे, बहुत बख्श क्या करते थे, उदारता के लिए ये प्रसिद्ध थे, तो इनको लाख बख्श भी कहा जाता था, लाखों को बख्शने वाले। इन्हें मालिक या सिपाही सालार भी कहा जाता था। मालिक कहते थे इनको, राजा के नाम से इनको नहीं दिया जाता था, क्योंकि आपके पास मोहम्मद गौरी जब युद्ध लड़के गया था तो बहुत सारी इज्जत जो थी वो गौरी को दी जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि इसने कुछ भी नहीं किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो जो मेन राजा के लिए रिस्पेक्ट थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक की भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि खुद को राजा नहीं मानते थे, एक सलाहकार मानते थे अपना। किसके? मोहम्मद गौरी के अपने आप को गुलाम ही मानते थे और उन्हीं की प्रथा को ये आगे चलाए रखते थे। ठीक है, ये पूरा जो आपको पता होगा मुस्लिमों में एक बुक है कुरान, तो ये पूरी कुरान को पढ़ चुके थे, तो उन्होंने एक और उपाधि धारण की थी, उसका नाम था कुरान खां। कुरान खां। तो उपाधियों से भी क्वेश्चन आता है आपके पास, रिपीटेडली जो पूछी गई है कुरान खां है और एक लाख बख्श है। ये आपके पास दो ऐसी उपाधियां हैं जो पेपर में पूछी ही जाती हैं। लाख बख्श की उपाधि किसने धारण की थी? कुरान खां की उपाधि किसने धारण की थी? क्लियर हो गया? अब इनके शासनकाल में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट काम क्या हुए। राजा तो ये नहीं रहे, पर इन्होंने छोटे मोटे काम आपके पास किए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी जो एक मीनार है, कुतुब मीनार, आपने नाम सुना होगा, तो लिख लीजिए। अपने गुरु की याद में, गुरु का नाम था बख्तियार काकी, गुरु की याद में इन्होंने एक मीनार का काम शुरू करवाया था, उसका नाम था कुतुब मीनार। अब देखो, जब आपके पास गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक थे, एक मीनार बना रहे थे, एक मीनार बना ली इन्होंने ऐसे जैसे, और बोल दिए कि ये क्या है? कुतुब मीनार है, मैंने अपने गुरु की याद में इसको बना लिया। ठीक है, आपके पास मीनार थी, बन गई, इसकी तरफ से काम कंप्लीट था, इसने ये मीनार बनाई। और दूसरा काम इसने क्या किया? कुतुब मीनार के बाद इसने राजस्थान में एक क्या कहते हैं उसको, इन मुस्लिमों को क्या होता है यार, जब पूजा का स्थल होता है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है उसको। 2.5 दिन में उसको एक तैयार किया था उन्होंने, एक बिल्डिंग थी जिसको उन्होंने 2.5 दिन में तैयार किया था। लिख लेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा। तो नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ बोलते हैं इसको, पर्टिकुलर प्लेस जहाँ ये जाते हैं। 2.5 दिनों में इन्होंने एक बिल्डिंग तैयार की जिसका नाम इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा रख दिया। बाद में जब पुरातत्वविदों ने उत्खनन किया तो उनको पता चला कि वो जो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, ये मेंशन कर लेना आपने यहाँ पे, कहाँ पे है ये? राजस्थान के अजमेर में आपके पास सिचुएटेड है। ये पहले एक संस्कृत कॉलेज था, उसको चेंज करके इन्होंने क्या बना दिया? अपनी वो बना लिया, क्या
हाँ मस्जिद बनाई है लोगों। क्या ये 2.5 दिन का झोपड़ा आपके पास संस्कृत कॉलेज का कहाँ है? ये आपके पास अजमेर में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा था 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपके पास इंपॉर्टेंट काम है। इसके बाद क्या होता है? अब ये चला जाता है आपके पास सत्ता से, ये अपनी जो सत्ता है वो अपने पुत्र को नहीं अपने ही गुलाम को देता है। उसका दूसरा जो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट राजा है, राजा का नाम लिखेंगे इल्तुतमिश। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो राजा है कौन है? इल्तुतमिश। गुलाम वंश के अगले राजा है इल्तुतमिश। लिख लेंगे। इनको गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने राजा की उपाधि धारण की थी। पहले वाले ने क्या बोला? मैं तो उन्हीं का नहीं आई हूँ, उन्हीं के साथ चलूंगा। तो लिखेंगे 1211 से लेकर 1236 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। 1211 से लेकर 1236 तक आपके पास इल्तुतमिश क्या रहे हैं? गुलाम वंश के राजा रहे हैं। इन्होंने खुद को राजा बनवाया था। अब ये नहीं बोल रहे कि मैं गुलाम हूँ, मैं यहीं चलूंगा। और इम्पोर्टेंट काम क्या किया इन्होंने? अपनी जो राजधानी है, देख लो, राजधानी को लाहौर से बदलकर, राजधानी को लाहौर से बदलकर दिल्ली लेकर आए थे। राजधानी लाहौर, कहाँ है लाहौर? से दिल्ली। कौन लेके आए थे? इल्तुतमिश। इनको क्या कहा जाता था? वास्तविक राजा इनको कहा जाता था। इन्होंने अपना सबसे ज्यादा मतलब इन मुस्लिमों में क्या होता है कि जो भी राजा बनता है वो अपना खुतबा पढ़ाता है, अपनी तारीफें करवाता है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने ये काम नहीं किया था, पर इल्तुतमिश ने अपना खुतबा पढ़ा लिया था, अपनी प्रशंसा करवा ली थी राजदरबार में। तो ये आपके पास वास्तविक राजा बन गए थे। और इन्होंने क्या किया? आपके पास देखो, चांदी के सिक्कों का प्रचलन, चांदी के सिक्के इन्होंने शुरू किए। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्के को कहा जाता था टका। सुना है आपने नाम ये? टका, या फिर कहीं आपको बुक्स में आपको टंका भी देखने को मिलेगा। तो ये किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। इन्होंने तांबे के सिक्के भी शुरू किए थे। तो तांबे के सिक्कों को कहते हैं जीतल। तांबे के सिक्के भी इन्होंने शुरू किए थे, जिनको किस नाम से जाना जाता है? जीतल। मतलब इन्हें क्वेश्चन सिंपल आएगा, जीतल क्या है? तांबे के सिक्के। किसने शुरू किए? इल्तुतमिश ने। ये बड़ा प्रतापी राजा था। इसने क्या देखा कि जो मेरा गुरु था या फिर जो मेरा मालिक था उसने क्या किया था? एक मीनार बनाई थी, कुतुब मीनार। ठीक है, उसने एक दो बिल्डिंग बनवाई और छोड़ दी। तो इसने क्या किया? इसी मीनार पर काम किया और इसको और ऊंची बना लिया। तो आज की सबसे ऊंची मीनार कौन सी? आपकी कुतुब मीनार। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे घुमाता है? कुतुब मीनार का निर्माण किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो शुरू हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक में, और खत्म या पूर्ण किसने किया उसको? इल्तुतमिश ने। तो लिख लो, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को, इल्तुतमिश द्वारा कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण करवाया गया। और इसने इंपॉर्टेंट कार्य क्या किए? जामा मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण, जामा मस्जिद दिल्ली में। अब जब ये इतना प्रभावी राजा बन रहा था, लोग भी इसकी सुन रहे थे, तो उसने क्या कर दिया? खुद तो ये राजा बन गया और इसने क्या कर दिया कि इन केस कहीं मैं एब्सेंट रहता हूँ तो ये अपने एक मंत्रिमंडल की स्थापना करता है, जिसको 40 तुर्कों की टोली कहा जाता है या फिर तुर्के चहलगामी। 40 तुर्क जिसमें थे आपके पास, इस टोली का क्या नाम था? तुर्के चहलगामी। मतलब 40 अच्छे खासे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड जो हर पॉलिसी को जानते हैं, वही गठन कर लिया एक मंत्रिमंडल का, जो इसी के अंडर रहते थे। इसको कोई मुद्दा रहता था, कोई इसको ओपिनियन चाहिए होता था, तो इन्हीं के साथ ही क्या करता था? डिस्कस करता था और काम करता था। तो 40 तुर्कों का गठन किसने किया? ये भी
इल्तुतमिश द्वारा 40 तुर्कों का गठन किया गया। अब सारा अर्थव्यवस्था इसी के हाथ में थी, दिल्ली में ये बैठा हुआ था, तो सबको सैलरी देने का काम भी हो रहा था और सैलरी के लिए इनके पास क्या पैसे नहीं होते थे, तो इन्होंने एक और व्यवस्था अपनाई जिसको कहते हैं इक्ता व्यवस्था। मतलब सैलरी के बदले जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाएगा। ये हमने सातवाहन वंश में भी हमने देखा था, वहाँ पे सामंत व्यवस्था कहते थे उसको, ठीक है। भारत में ये पहले से चलता आ रहा था कि आपको अगर किसी को सैलरी देंगे तो आप सैलरी दोगे, एक पर्टिकुलर प्लेस दोगे, वहाँ की इनकम आपकी की होगी, वहाँ से कुछ टैक्स ले लेते थे। तो सेम उसी ने वही व्यवस्था को आगे किया। पुराने टाइम मगध के टाइम पे हमने जब पढ़ा था ना, 16 महाजनपद पढ़े थे, तब उसे क्या कहते थे, सामंत व्यवस्था कहते थे। अब यहाँ पर वो चेंज होकर क्या बन जाएगी, इक्ता व्यवस्था। तो ये आपको समझ आ गया इक्ता व्यवस्था क्या है, सैलरी के बदले में भूमि को देना। इक्ता व्यवस्था, इक्ता प्रणाली शुरू की। ये याद रखना आपने, इक्ता प्रणाली, 40 तुर्क, ये सारी चीजें जो आगे जाके बहुत बड़ी लड़ाई का कॉज भी बनती है, कारण बनती है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। इक्ता व्यवस्था किसने शुरू की, इल्तुतमिश ने। और आपके पास 40 तुर्कों का गठन किसने किया, अब देखो इतना सारा काम ये कर ही रहा था। अब क्या हो जाता है भारत में, तो यही आपके पास इल्तुतमिश बैठा है सत्ता पे। उसी टाइम पे चाइना पे चल रहा था चंगेज खां का खौफ। सुना है आपने नाम चंगेज खां? बहुत बड़ा हथियारा था वो, मतलब इतना खतरनाक हथियार है कि उसको प्रेग्नेंट लेडी मिल जाती है, उसका पेट काट के जो बच्चा पेट में होता था उसकी मुंडी भी अपने भाले में लगाते थे। ये काउंट करते थे, अपनी बहादुरी बताते थे, और जहाँ जाते थे लाशों के ढेर ये लग जाते थे। तो चंगेज खां बहुत बड़ा हथियारा था ये मंगोलिया का था चंगेज खां। इसने कहाँ किया लड़ाई, चाइना में की, ये भारत नहीं पहुंचा था। पर चंगेज खां था किसी एक बंदे के पीछे, और वो बंदा भाग के आ जाता है किसके पास, इल्तुतमिश के पास। तो लिख लेंगे चंगेज खां से कौन भाग रहा था, तो उसका नाम है जियाऊ मांग बर्नी। जियाऊ मांग बर्नी चंगेज खां से भाग रहा था, और वो किसके पास आके शरण लेता है, बोले कि यार चाइना में तो इसका खौफ है, मैं भारत के राजा के पास जाता हूँ, जियाऊ मांग बर्नी। अभी क्या होता है कि ठीक है भाई जियाऊ मांग बर्नी तुम आ गए हो, बैठो, थोड़ी बहुत क्या मेहमाननवाजी होती है। बाद में ये पूछ लेता है तो भाग किससे रहा है, तब इसने बताया कि मेरे पीछे ऐसा ऐसा चंगेज खां लगा हुआ है, तो मैं उससे भाग रहा हूँ। जब ये बात इल्तुतमिश को पता चलती है तो वो देखता है कि चंगेज खां ने तो वहां इतना खौफ फैला रखा है, इन केस वो इसके पीछे यहाँ आ गया तो यहाँ तो हम सबको मार देगा। तो उसने क्या किया, उसी टाइम पे जियाऊ मांग बर्नी को अपने देश से ही निकाल दिया इसने, और वही संदेश उसने चंगेज खां को भेज दिया कि ऐसा ऐसा बंदा को यहाँ आ रहा था, मैंने उसको भेज दिया इस एरिया पे, आप उसको जाके वहां पे पकड़ लो। तो इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि चंगेज खां से कौन बंदा भागकर दिल्ली की किस राजा के पास शरण ली थी, उसने राजा के पास, इल्तुतमिश के पास शरण ली थी। भाग कौन रहा था, जियाऊ मांग बर्नी। किससे भाग रहा था, चंगेज खां। चंगेज खां कहाँ से है, मंगोलिया से। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट और पूछे गए, 4-5 रिपीट कर लिए मैंने अभी। जियाऊ मांग बर्नी कौन था, जो भागा था चंगेज खां का दुश्मन, ठीक है। शरण कहाँ ली थी, इल्तुतमिश के पास। चंगेज खां कहाँ से संबंध रखता है, मंगोलिया से, ठीक है। मंगोलिया में एक मरुस्थल है जिसका नाम है गोबी मरुस्थल, आ जाएगा जियोग्राफी में। अब आ जाओ वापस दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में हम वापस आ रहे हैं। अब आपके पास क्या, इल्तुतमिश ने ये सारे काम कर लिए। अब एक दिन क्या होता है कि इल्तुतमिश है ये चला जाता है कहाँ, यही था वो, क्या हो जाता है, बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है, ऑल ऑफ सडन इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, अगली जो शासक है इन्होंने अपना उत्तराधिकारी, इनका बेटा था तो उसकी हत्या पहले हो गई होती है, ठीक है। अब इनकी जो बेटी है वो सत्ता पे आती है, तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम शासिका। नेक्स्ट आपके पास जो इम्पोर्टेंट राजा पढ़ रहे हैं वो आपके पास कौन आएगा, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की। ये भी मतलब में क्वेश्चन आया, उसके पति का, उसके पति का, उसके पिता का, ये नाम पूछे जाते हैं क्योंकि उसका टाइम पीरियड ज्यादा लंबा नहीं चला है। आपके पास कौन थी, रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। इसका टाइम पीरियड लिखेंगे, इंपॉर्टेंट अब पूछा जाता है 1236 से लेके 1240,
4 साल में ही इसको भेज देते हैं भगवान के पास। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी ये? सचिन हो गया है। क्या पूछा मैंने अभी? किसकी थी? अपने पापा की। हाँ। इल्तुतमिश की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इल्तुतमिश की बेटी थी आपके पास कौन? रजिया सुल्तान। अब देखो आपके पास रजिया सुल्तान सत्ता में आती है। ये काफी प्रभावी शासिका मानी जाती है इतिहासकारों के अकॉर्डिंग कि अगर ये मेल होती तो बहुत अच्छा, आपके पास इल्तुतमिश से ज्यादा अच्छा साम्राज्य ये चलाती। पर फीमेल होने के कारण, एक तो ये मुस्लिम, ऊपर से फीमेल, तो वहां पे ये चीजें नहीं चलती थी, ये अलाउ नहीं कर पाए इस चीज को, तो आसपास वाले थे जिन्होंने इसको भेज दिया। अब चीजें क्या रही? रजिया सुल्तान सत्ता में आ गई, 4 साल इसका हमारे पास टाइम पीरियड है। जब ये सत्ता में आ जाती है तो ये जो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग थी ये 40 तुर्कों की थी। इल्तुतमिश के और भी छोटे छोटे पुत्र थे जिनको सत्ता में लाया जा सकता था, फिर इन्होंने कहा कि हम महिला को लाएंगे, क्योंकि महिला हमारे ही अंडर चलेगी, जो हम कहेंगे उसको वो करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे चालाक हैं। पर रजिया जब सत्ता में आती है तो वो 40 तुर्कों को इतना भाव नहीं देती, उनसे इतने पूछती नहीं है कि कौन से कार्य को किया जाए और नहीं किया जाए। और वहीं पे आपके पास एक इक्ता व्यवस्था भी चली हुई थी। तो इक्ता व्यवस्था में क्या कर लेना, एक जमीन का टुकड़ा दे दिया था। जब सभी राजाओं को, इधर उधर के लोगों को पता चलता है कि दिल्ली में अभी शासिका कौन बैठी है, एक महिला बैठी है, तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो आप ही के पास पंजाब में, दिल्ली के साथ में ही एरिया आता है, लिख लेंगे, तिब्बर हिंद कहा जाता है उसको, तिब्बर हिंद। तिब्बर हिंद का जो एक इख्तेदार था, वो इख्तेदार, जो इक्ता व्यवस्था किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। उसी का एक इख्तेदार था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हम तो दिल्ली के अंडर नहीं आते हैं, तिब्बर हिंद अलग ही प्रांत है और मैं उसका अलग ही राजा हूँ। ठीक है, आपके पास रजिया सुल्तान को 40 तुर्कों के पास जाती है। 40 तुर्कों को ज्यादा भाव तो नहीं देती थी। उसका एक अपना एक सलाहकार था जिसका नाम था, सलाहकार का नाम था याकूत, मलिक याकूत। ठीक है, अब ये क्या जाती है, पहले आपके पास ये पूरा डिस्कशन करती है 40 तुर्कों के पास जाके कि हमें क्या करना चाहिए। 40 तुर्कों को सलाह देते हैं कि तुम्हें जाके लड़ाई करनी चाहिए अगर ऐसा अपने आप को ये एक ओपन राजा घोषित कर रहा है। फिर ये 40 तुर्कों के पास इस चीज को डिस्कशन के लिए आते हैं। फिर उसके बाद अपने ही जो पर्सनल इसका गाइडेंस था उससे बात जाके करती है कि ऐसा ऐसा तिब्बर हिंद आजाद खुद को घोषित करा, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि जाओ तुम उसको जाके डिफेंड कर लो। बाकी जितने भी समाज सुधारक कार्य ये कर रही थी उसको 40 तुर्क नहीं चाहते थे, इसको सिर्फ सपोर्ट कौन कर रहा था? मलिक याकूत। और ये जब चीज 40 तुर्कों को पता लगती है तो वो अफवाह फैला देते हैं कि इसका ये क्या है, अफेयर चला हुआ है इसके साथ, मलिक याकूत इसका प्रेमी है। अब बाद में ये क्या भेजते हैं, इसको भेज देते हैं कि कहाँ, युद्ध के लिए। अब 40 तुर्क चाहते थे कि सत्ता से हट जाए, ये मान नहीं रही थी, तो इन्होंने इसको युद्ध के लिए भेज दिया। किसके साथ? तिब्बर हिंद के राजा, लिख लेंगे, राजा का नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, अल्तुनिया। तिब्बर हिंद के जो राजा थे उनका नाम था अल्तुनिया। उनके साथ ही युद्ध के लिए भेज देते हैं। अब दिखती सी बात है, महिला है, क्या ही युद्ध लड़ेगी, हार जाएगी, ये सभी की क्या रहती थी, प्रभावी विशेष टिप्पणी रहती थी। तो जब युद्ध होता है तो स्टार्टिंग फेज में आपके पास ये क्या करती है, बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है युद्ध कला में, और ये भारी पड़ जाती है तिब्बर हिंद के ऊपर। तो युद्ध काफी लंबा चलता है, तो लंबा चलने के कारण जो एंड कंडीशन थी उसमें क्या हो जाता है कि रजिया की हार निश्चित हो जाती है, किसी न किसी तरह से यह हारने वाली होती है। तो ये क्या करती है, अल्तुनिया को एक ऑफर रखती है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, हम युद्ध नहीं करेंगे। अब इसको चाहिए क्या था, इसको पहले तिब्बर हिंदी चाहिए था, शादी के बाद उसको पूरी दिल्ली मिल जानी थी, तो इसने प्रपोजल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और ये दोनों शादी कर लेते हैं। जो कि 40 तुर्कों ने सोचा ही नहीं था, इन्होंने सोचा था कि ये रजिया को मार देंगे और हम यहाँ पर किसी और राजा को बिठा देंगे। जब ये चीज 40 तुर्कों को पता चलती है तो वो क्या करते हैं, एक जो हमारे जाट होते हैं ना, जाट लूटपाट वाले जाट, जिन्होंने किसको हराया था, मोहम्मद गजनवी को, वैसे ही आगे कोई इनकी कोई गाइडी चली होगी, स्पीसीज चली होगी, तो उन तक ऐसा संदेश पहुंचा दिया कि तिब्बर हिंद से एक बड़ा भारी सोना लुटेरा लेके आ रहे हैं हमारे व्यापारी, तो तुम उनको बीच रास्ते में लूट दो और मार दो। ये बात उनको पता चलती है और बीच रास्ते में वो अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की हत्या कर देते हैं। कौन? लुटेरे। वो ये सोच, उनको नहीं पता था कि हम दिल्ली के राजा और रानी को मार रहे हैं, उनको लगा कि हम कुछ लूटपाट कर रहे हैं यहाँ से। और इसी बीच क्या हो जाता है, रजिया सुल्तान और तिब्बर हिंद के राजा अल्तुनिया का चैप्टर क्लोज हो जाता है, खत्म हो जाता है।
ये इधर खत्म हुए, 40 तुर्क किसको उड़ा देंगे, मलिक याकूत को हत्या वहां पे करवा लेते हैं। इसी तरह से आपके पास क्या होता है, रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड खत्म। क्वेश्चन क्या आता है, पहली एवं अंतिम शासिका रजिया सुल्तान, पिता का नाम इल्तुतमिश, पति का नाम अल्तुनिया। अल्तुनिया कहाँ का राजा था घोषित कर रहा था, तिबर हिंद का अपने आप को राजा घोषित कर रहा था। ये आपके पास रजिया से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट आपके पास इसी के बाद रजिया के भाई सत्ता में आता है, छोटा भाई था, इसका नाम लिखेंगे म्यूजुद्दीन बहराम शाह। सरनेम इंपॉर्टेंट है, म्यूजुद्दीन बहराम शाह, बहराम शाह। बहराम शाह एक बहुत ही छोटा बच्चा था। इसको कौन गाइड कर रहे थे, आपके पास 40 तुर्क। छोटा बच्चा था, अब इसको कोई भी अगर सलाह चाहिए होती है 40 तुर्क तो देंगे, पर इसका एक पर्सनल क्या बन गया, एक असिस्टेंट बन गया। उन्हीं 40 तुर्कों में से 40 तुर्कों में से किसी एक तुर्क को पकड़ा गया और उसको क्या बना दिया गया, इसका सलाहकार। एक पोस्ट बनाई गई उसके लिए, लिख लो नायब ए ममलिकात, नायब ए ममलिका। क्योंकि राजा 4-5 साल का था, इसको तो कुछ पता नहीं था क्या डिस्कशन हो रहा है। तो ये जो नायब ए ममलिकात था, ये पोस्ट किसके द्वारा बनाई गई, 40 तुर्कों द्वारा। और इसमें एक चयनित भी किया गया, वो भी कौन था, ये 40 तुर्कों में से कोई एक। क्लियर हो गया। अब क्या हो गया, आपके पास इवेंचुअली चलनी किसकी थी, जो ममलिकात बना था उसी की चलनी थी। और वो अपनी किसके अगेंस्ट नहीं चला सकता था, 40 तुर्कों के अगेंस्ट नहीं चला सकता था। मतलब जो कोई भी इस पोस्ट पे जाता था 40 तुर्क उसको ही मरवा देते थे। तो इन दी एंड ये हो गया कि इस पोस्ट पे कौन जाएगा, जो भी जाएगा उसका मरना तय था। कोई ना कोई इसको किसी न किसी तरह से मार ही देता था। तो बहराम शाह की भी इसी तरह मृत्यु हो जाती है और वो राजा को भी खत्म कर देते हैं। तो वो बड़ा बड़ा होता रहेगा, इसी पोस्ट में जो बंदा आता था उसको भी खत्म कर देते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास राजा आते हैं गयासुद्दीन बलबन। लिख लेंगे गयासुद्दीन बलबन। अब ये मत बोलने की नया राजा गया था। अब ये बलबन कौन था, इसने क्या कर दिया, इस पोस्ट वाले बंदे को भी खत्म किया, राजा को भी खत्म किया। और इसने बोला कि ठीक है अब मैं जाके सत्ता को संभालता हूँ, मैं देखता हूँ कि राजा कौन थे। तो ये जो बलबन था ये किसका शिष्य था, किसका गुलाम था, ये था इल्तुतमिश का गुलाम। ये गुलाम वंश में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि ये गुलाम ही था। किसका था, ये रजिया का गुलाम नहीं था, बहराम शाह का गुलाम नहीं था, ये इल्तुतमिश का गुलाम था। ये जब सत्ता में आता है तो इसने सारी चीजें देख ली थी, क्योंकि खुद भी उन्हीं का पार्ट रह चुका था कि क्या हो रहा है, ये 40 तो किसी ना किसी को खत्म कर रहे हैं, है ना, प्लानिंग चली हुई है। और अगर प्लानिंग नहीं हो रही है तो आसपास वाले जैसे भी है तिबर हिंद वाले खुद को आजाद घोषित कर रहे हैं। तो इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया, लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया कि जो भी इसके अगेंस्ट बोलेगा उसको काट लेंगे, वो उसी पॉइंट में। तो आपके पास क्वेश्चन बहुत बार आया है, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, गयासुद्दीन बलबन ने। लिख लिया। इसके बाद ये तो मान लिया, अब इसने क्या किया, अब इसने उड़ाया दूसरे पॉइंट पे किसको, 40 तुर्कों की पोस्ट को खत्म कर लिया। मेरे को कोई 40 तुर्क नहीं चाहिए, सब अपने घर में बैठे जाके। अगर कोई अंग्रेज खड़ा हो गया किसने मैं मानूंगा इस पोस्ट को, तू कौन होता है, तो उसको लौह एवं रक्त की नीति से खत्म कर देगा। तो 40 तुर्कों की जो पोस्ट है वो किसने खत्म कर दी, बलबन ने उसको खत्म कर दी, क्योंकि शासन ही नहीं चलने देना था ना। राजा होता तो ये 40 तुर्क फिर से प्लानिंग प्लॉटिंग करते उसको मार देते। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसने नई प्रथाएं शुरू की। लिख लो नवरोज प्रथा, नवरोज प्रथा, पैबोश प्रथा। पैबोश हो गया पैरों को चूमना, जब भी राजा कहीं से निकलेगा तो उसके पाँव को चूमते हैं, जमीन को चूमेंगे, पैबोश नवरोज। सजदा प्रथा किसने रखी थी, सजदा मतलब जय दिया करोगे जब भी आप किसी को पास आउट करते तो सजदा किया करोगे। सजदा प्रथा, नवरोज प्रथा और पैबोश। और इसने क्या कर लिया, लौह एवं रक्त की नीति को ज्यादा इफेक्टिव बना दिया। कैसे, गुप्तचर रखे इसने, अपने खुद तो नहीं जा पाया है, इसने अपने गुप्तचर भेज दिए, वो पता करेंगे कहाँ जाके क्या चीज हो रही है।
गुप्तचर भी किसने रखे थे आपके?